चलिए आज हम शुरू करते हैं कर्म वास्तु। वास्तु के करीबन 5 प्रकार हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो आज पहला तो हम लोगों ने देखा था वास्तु फ्रॉम कुंडली पर्सपेक्टिव कि एक कुंडली से किसी भी व्यक्ति के घर का वास्तु कैसे देखा जाए। दूसरा था केपी, केपी में 16 दिशाएँ होती है और 16 दिशाओं का जो वर्णन केपी में यूज़ किया जाता है वो और उसको केपी चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे स्टडी करी किया जाए। उसमें हमने देखा था हिट थ्योरी क्या होती है जो एक वेस्टर्न कांसेप्ट है और हिट थ्योरी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन-सा ग्रह किस ग्रह को हिट दे रहा है। अगर हिट दे रहा है तो वो उसको नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन अगर वो उसके फ़ेवर में है तो वो उसको मदद करेगा। इसमें किसी भी ग्रह का अ, मित्र और शत्रु ये डेफ़िनेशन हम यूज़ नहीं करते। मैं ये अज़्यूम करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और स्क्रीन भी दिख रहा है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो चैट में लिख सकता है। तो आज हम जानेंगे कि कर्मा वास्तु क्या है और इस वास्तु से किसी भी घर के बारे में हम लोग क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास घर का नक्शा आना बहुत ज़रूरी है। बिना घर के नक्शे के कोई भी वास्तु नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है और यही सारे स्कॉलर्स भी मानते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि घर का ब्रह्म स्थान जो सेंटर पॉइंट है, वो निकालने के लिए आपको एक नक्शा ही लगेगा, जो ड्राफ्ट्समैन बनाता है। ड्राफ्टमैन बनाने के बाद वो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जाता है और वहाँ से अप्रूव कर कर आता है। एक बार वो अप्रूव हो जाए तो हम लोग फिर बिल्डिंग बना सकते हैं और उसमें बहुत रेयरली कोई अल्टरेशन होता है। हम लोगों ने देखा नहीं है क्योंकि एक बार जो नक्शा बन जाता है क्योंकि उसका तो कभी भी इंस्पेक्शन भी हो सकता है। तो यूजुअली कोई उसमें चेंजेस नहीं करता है। तो एक मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया है यहाँ पर, ये अभी फ़िलहाल मेरी एक वास्तु की साइट चल रही है। ये फर्स्ट फ्लोर है, तो हम समझेंगे कि ये एक अपना पूरा इंडिपेंडेंट घर है। इंडिपेंडेंट घर का फर्स्ट फ्लोर है, नीचे भी आइडेंटिकल है रेप्लिका है, तो एक ही फ्लोर अगर ले लें तो भी चल जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर कि अगर मैं एक घर के वास्तु का सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे ये वर्चुअली इतना लंबा हो गया। यहाँ पर भले ही बालकनी आ रही है, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब बीच-बीच में गैप्स है क्योंकि ये बालकनीज़ है, ये एक्सटेंडेड पोर्शन है। तो मैं इस घर को मेजॉरिटी जो पोर्शन है, उस हिसाब से लेने की कोशिश करूँगा। ये पहला तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इसको भी मैंने ये पूरा एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक और ये मैंने घर का ये मैंने बनाया इसलिए क्योंकि मुझे एक आइदर स्क्वायर या रेक्टेंगल का ही चाहिए जब मुझे सेंटर पॉइंट निकालना है। अब सेंटर पॉइंट अगर निकालना है तो मैं इनके दोनों जो छोर हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको डायगोनली कनेक्ट कर दूँगा और ये मेरा सेंटर पॉइंट आ जाए। यहाँ तक ठीक है? अभी देख अभी जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, ये तो हम लोगों ने छोड़ दिया था। अब ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसको भी हमें अगर लेना है, तो क्या करना होगा? इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लू में, फिर से ड्रॉ करते हैं लाइन कि हम इसको यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर से हम लोग डायगोनल पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। तो आप ये देखिए, ये केस में सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा है?
ठीक है? अब आप यहाँ पर एक सवाल पूछ सकते हैं कि भाई अब ये जो खाली पोर्शन है, आपने ये खाली पोर्शन तो ले लिया, तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि किसी भी बाजू में, किसी भी साइड में अगर 70% के आस-पास आपका कंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो बचा हुआ 30% जो है, वो आप अज़्यूम कर सकते हो कि वो कंस्ट्रक्टेड है। लेकिन अगर वो 50% से नीचे है, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और वो केस में अगर ये यहाँ पर इतनी बड़ी बालकनी नहीं होती और ये 50% की होती यहाँ पर समझ तो वो केस में मैं इसको कंसीडर नहीं करता, फिर मैं ये रेड वाला जो अंदर का मैंने स्क्वायर बनाया था, उसी को कंसीडर करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी अ बालकनी है, तो मेरा ब्रह्म स्थान चेंज होता है। अब इसको इस तरीके से करने की ज़रूरत कब-कब पड़ती है? ज़रूरत तब पड़ती है, अब यहाँ पर देखिए लकीली ये जो दोनों पॉइंट्स थे मेरे, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, यहाँ पर फ्री स्पेस मुझे मिल गया है, क्योंकि यहाँ से स्टेयर से ऊपर आने के लिए और ये एक ओपन एरिया है। यहाँ पर फिर डाइनिंग है, यहाँ पे किचन है, यहाँ एक बेडरूम है, यहाँ दूसरा मास्टर बेडरूम और ये तीसरा बेडरूम। तो मुझे जो फ्री स्पेस ब्रह्मस्थान हमेशा फ्री स्पेस में होना चाहिए, ये मुख्य नियम। तो ब्रह्मस्थान अगर फ्री स्पेस में मुझे मिल रहा है, तो ये दोनों पॉइंट में से मैं कोई भी पॉइंट उठा सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कई बार ये होता है कि हम लोग जब घर का सेंटर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस सेंटर पर ही कोई पिलर आ जाता है, कोई दीवार आ जाती है, तो वो केस में हम लोगों को कुछ पोर्शन को कट करना पड़ता है। वो कट करने की विधि भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ब्रह्मस्थान शिफ्ट कैसे करें? हम लोग यहाँ पर ब्रह्मस्थान को ही शिफ्ट कर रहे हैं और इस प्रकार से अगर आप लोगों के पास अगर कोई अ, ड्राफ्टेड फ्लोर प्लान है तो वो भी आप शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल यानी नेक्स्ट सेशन में वो हम लोग उसके ऊपर भी एक सेशन पूरे तरीके से रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो अनम्यूट करके पूछिए। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रह्मस्थान को शिफ्ट कराया है, ठीक है? वो क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? यहाँ पर फ्री है स्पेस ब्रह्मस्थान के लिए तो बहुत बढ़िया है और अगर नहीं है तो वो केस में हम लोग उसको शिफ्ट कराने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं कि 16 डायरेक्शंस क्या है? यहाँ आप देखिए कि नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट। ये सारी जो डायरेक्शन है ये 22.5 डिग्री की बनती है। ये स्टैंडर्ड है। नॉर्थ जो रहेगा वो नॉर्थ हमेशा आपको यहाँ सेंटर में मिलेगा। तो अगर नॉर्थ की डायरेक्शन यहाँ पर 22 डिग्री की है, 22.5 डिग्री की, तो इसका मतलब 11.25 डिग्री ये इसका सेंटर आना चाहिए। अब ये जब सेंटर आ गया, तो आप देखिए नॉर्थ डायरेक्शन किसके लिए बनी हुई? मनी एंड अपॉर्च्युनिटी। नॉर्थ डायरेक्शन मनी एंड अपॉर्च्युनिटी के लिए बनी हुई है। तो जीवन में आने वाले सारी अपॉर्च्युनिटीज़ और पैसा, ये नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या करता है? सेक्स यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप और अट्रैक्शन। तो आप ये 2 शब्दों को अलग-अलग पकड़िए। वो एक शब्द नहीं है, कई बार वो अपीयर हो जाएँगे आपके लिए कि वो एक ही है, लेकिन वो एक नहीं है, वो अलग-अलग शब्द हैं। तो यहाँ पर सेक्सुअल अट्रैक्शन भी मान सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। सेक्स ये एक एक्टिविटी है, अट्रैक्शन ये इमोशनल एक्टिविटी है, सेक्स ये फिजिकल एक्टिविटी है। उसके बाद में सपोर्ट एंड बैंकिंग। सपोर्ट तो किसी का भी हो सकता है, फादर का हो सकता है, फादर इन लॉ का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, बॉस का हो सकता है, बैंकिंग सपोर्ट हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो सपोर्ट अपना वर्ड है और बैंकिंग अपने आप में है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस आप लाइफ में करते हो, पैसे लेना और देना, उसको बैंकिंग कहा गया है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये डिप्रेशन और डिटॉक्सिफाई का है। बॉडी डिटॉक्सिफाई करना बोले तो फिजिकल बॉडी में से जितना भी मल-मूत्र है वो निकल जाना चाहिए और डिप्रेशन भी ये रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट है वो गेन और प्रॉफिट है। जो भी आप काम करते हो उसमें से होने वाले गेन और प्रॉफिट, चाहे वो रिलेशनशिप में भी गेन्स हो, तो वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एजुकेशन एंड सेविंग। हम जीवन में जो भी सेविंग करेंगे
वो वो सेविंग और जो भी पढ़ाई-लिखाई करेंगे वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से देखते हैं। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप एंड स्किल, ये स्किल सेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है जीवन में, क्योंकि बिना स्किल के कोई व्यक्ति डेवलपमेंट या प्रमोशंस नहीं ले सकता। किस्मत से मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ स्किल तो उसको तब भी लगेंगे सस्टेन करने। रिलेशनशिप, हर प्रकार का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप प्राइमरीली देखा जाता है, ओवरऑल रिलेशनशिप भी यहीं से देखा जाता है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट ये एक्सपेंडिचर और डिस्पोज़ल का है। जितना भी पैसा हम खर्चा करेंगे और जो भी डिस्पोज़ल चीज़ें हैं, हम लोगों को जो जीवन में नहीं चाहिए, वो ये रिप्रेज़ेंट करता है। साउथ ये रिलैक्सेशन और फेम का है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो है वो पावर और कॉन्फिडेंस है। साउथ ईस्ट जो है वो फायर है और कैश लिक्विडिटी। हमारे जीवन में अपने घर में ही, अपने जेब में, पॉकेट में हम जो कैश रखते हैं, वो कैश लिक्विडिटी यहाँ पर है। एंग्ज़ायटी और चर्निंग। चर्निंग बोले तो किसी भी चीज़ को बार-बार, बार-बार, जैसा आप देखिए कि मक्खन निकलता है। दही में से जब मक्खन निकलता है तो वो चर्न करना पड़ता है ना, मटके में रखते हैं तो या मिक्सर में से घुमाते हैं तो उसको चर्निंग करते हैं। तो किसी भी चीज़ को बार-बार, बार-बार एक टिपिकल एक्शन में किया जाए तो उसको चर्निंग कहते हैं। एंग्ज़ायटी बोले तो किसी भी व्यक्ति को भी किसी भी रीज़न की जो चिंता लगी रहती है उसे एंग्ज़ायटी कहेंगे। फिर बाद में सोशल एसोसिएशन, ओवरऑल सोसाइटी में व्यक्ति का स्थान और उसका दूसरे लोगों के साथ सोसाइटी में संबंध, ये हम ईस्ट से देखते हैं। रिक्रिएशन एंड फन यहाँ से देखेंगे। साउथ में से हम रिलैक्सेशन एंड फेम देख रहे थे। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में से हम लोग रिक्रिएशन एंड फन देखेंगे। क्रिएटिविटी आप कह सकते हैं और ओवरऑल ज़िंदगी जीने की कला उस व्यक्ति में क्या है, ये हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्लैरिटी और माइंड, आप माइंड क्लैरिटी भी पकड़ सकते हैं कि आदमी अपने विचारों में पूरे तरीके से पक्का होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन की स्टेट में हम नॉर्थ ईस्ट देखेंगे। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हम हेल्थ और इम्यूनिटी देखेंगे। नॉर्थ में फिर से हम मनी और अपॉर्चुनिटी। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि घर का कोई हिस्सा एक तो कभी-कभी बढ़ा हुआ होता है या कभी-कभी कटा हुआ होता है। तो ये कट्स और एक्सटेंशन क्या होते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक घर का नक्शा है और आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये है एक्सटेंशन पार्ट। ये घर जो है, ये इस पार्ट में एक्सटेंड हो, जहाँ से इसकी स्टेयर जा रही। तो अगर ये एक्सटेंड हो गया है और जैसा मैंने आपको रूल बताया था कि ये 30% ही है जो ऑक्यूपाई कर रहा है, 70% इस डायरेक्शन में फ्री है, तो हम लोगों को इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कई बार घर कैसे आते हैं वो दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी अजीब तरीके के होते हैं। हाँ, एक घर आया था, काफ़ी ये देखिए, ये एक घर आया था, ठीक है? अब ये देखिए, ये घर देखेंगे आप तो ये यहाँ पर अ, बालकनी है या टॉयलेट है पता नहीं, लेकिन ये ये किसी भी एंगल से इसको हम लोग हम किसी भी तरीके से इसका स्क्वायर नहीं बना सकते। अब इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और देखिए, ये तो एक्सटेंडेड पार्ट हो गया, ठीक है? मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं इसको लेने जाऊँगा,
ठीक है। अब ये यहाँ पे फिर से नीचे वाले की बालकनी आ गई। ये यहाँ तक आ गया। अब इसको अगर यहाँ तक लेने जाऊँ तो ये इतना बड़ा पोर्शन खाली हो गया। अब ये और ये, अब इनकी जब डायगोनल करूँगा, देखिए सेंटर कहाँ आता है। जो बंदे ने भेजा है उसका भी सवाल वही था। इसका सेंटर तो यहाँ तक आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कि हम लोगों का जो रूल है 30-70 का, तो यहाँ पे 30% से ज़्यादा जो जगह है वो खाली जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसे कहा जाता है ये कट हो गया, ठीक है? और ये जो पोर्शन है बाहर निकला हुआ, इसे कहा जाता है कि ये घर में से एक्सटेंड हो गया। तो अब जो एक्सटेंड हो गया है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको हमें घर में से निकालना पड़ेगा और जो कट वाला पोर्शन है, इस कट वाले पोर्शन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? इसका बैलेंस करने का तरीका बहुत आसान है। अब इस व्यक्ति का ये जो बालकनी है, ये यहाँ तक तो बालकनी आ गया ओपन स्पेस और ये फ्री आ रहा है। तो यहाँ पर दीवार या खिड़की होगी। आप यहाँ पर मिरर्स लगा दीजिए। अगर मिरर लगाएँगे, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। जो एंट्री पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो रिफ्लेक्शन आएगा तो इसका मतलब वो एक्सटेंड हो और ये जो डायरेक्शन है ये कट हो रही थी। आप अगर यहाँ देखेंगे, इस डायरेक्शन को हम कट हो रही है ऐसा मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं। ये देखिए, ये जो पोर्शन है घर में, ये पूरा के पूरा कट हो रहा है और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर हम लोगों का स्क्वायर नहीं बनेगा और स्क्वायर नहीं बनेगा तो हमारा ब्रह्मस्थान नहीं आएगा। तो ब्रह्मस्थान ये आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए और ब्रह्मस्थान जहाँ पर भी आए वो जगह घर में हमेशा फ्री रहनी चाहिए। ब्रह्मस्थान की जगह पे कोई भी पिलर या वॉल, कोई दीवार या पिलर या कोई कबर्ड कुछ भी होना नहीं चाहिए। वो हमेशा ओपन रहनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मस्थान ही वो जगह है जो घर में वास्तु में सारी ऊर्जा को ले लेती है और उस घर का पूरा बैलेंस बना के रखती है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप। मैं अज़्यूम करता हूँ कि किसी को यस प्रशांति, I have a question. Okay, you can unmute and ask me the question. I have given right to unmute by participant. Okay. So, sir, good morning. Hello, sir. I'm Yeah, good evening. Prashanti. Yeah, Prashanti. Okay. So, I have a question. So, like you say regarding a Brahmastan, and Mhm. you have taken only a first floor. अगर two floors है और ऊपर का प्लान भी डिफरेंट है, हुँ, so ग्राउंड फ्लोर ब्रह्मस्थान मतलब ब्रह्मस्थान में ऊपर फ्लोर भी ओपन रहना चाहिए क्या? करेक्ट। जो भी फ्लोर का हम ब्रह्मस्थान देखेंगे, उस हम्म ब्रह्मस्थान में जो जो जगह ब्रह्मस्थान की बनेगी, व्हाटएवर पोर्शन व्हिच विल अपीयर एज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस, हम्म the ceiling of that particular point should be free. There should not be anything, either any article like cupboards, a bookshelf or anything, or a pillar or a wall. You cannot have हम्म any of those in that particular point, at that particular point. okay. Okay. So, Otherwise, we have to reorganize and shift the Brahmastan to some other place. okay. And that's what the Vastu people do. Hmm. Okay. Fine. And there are multiple So, methods to do that. okay. Okay. So if there is no opportunity to make shift, it is already constructed house. I mean, like there is no opportunity to make again open. Mhm. Then what is the other options for that? So the other option is we have to use pyramids to boost the energy of house. There is a different technique altogether, and that is being covered in one of the sessions in this Vastu series. But currently Okay. today we are looking for the Karma Vastu, so I am talking from this perspective. Okay. After this, I'll be having 45 devtas in Karma Vastu and then Mhm. Pyramid Vastu as well. So you will get an answer for your question. Okay. Thank you. Okay. But I hope like whatever I have explained so far is true. Yes. Yes. सब Yes. लोगों को Yes, समझ sir. में आ गया ये अभी तक जो एक्सप्लेन किया हुआ है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो ये बहुत ही बेसिक था जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, ठीक है? अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख लेते हैं। हम लोगों के पास जीवन में, किसी भी घर में, जीवन में छोड़िए, किसी भी घर में 3 चीज़ें ऐसी होती है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू। एक है कलर, एक है एक्टिविटी और एक है शेप। शेप मीन्स किसी भी आर्टिकल का जो शेप होता है, ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं जो मैच नहीं खाती। अब जो कलर का टेबल है वो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, ठीक है? पहले तो मैं आपको एलिमेंट बता दूँ कि ये जो नॉर्थ होता है, नॉर्थ वाला है, देखिए यहाँ पर पूरा ब्लू कलर दिया हुआ है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये सारा ब्लू कलर है, तो दिस रिप्रेजेंट वाटर एंड ब्लू कलर। अब नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये पूरा व्हाइट कलर, तो द कलर इज व्हाइट, ठीक है? और ये जल तत्व था, ये जो था ये वाटर एलिमेंट था, ठीक है? और व्हाइट जो है ये स्पेस एलिमेंट है। इसका टेबल मैंने दे रखा है यहाँ पर, ठीक है? तो ये ब्लू इज वाटर एंड द व्हाइट इज स्पेस, आकाश कहते हैं उसे। उसके बाद में साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट ये येलो है, तो ये जो है ये अर्थ एलिमेंट है। रेड इज फायर, तो साउथ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इज रेड। उसके बाद में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो ग्रीन है दैट इज वुड एलिमेंट, ठीक है? तो आप उसको एयर एलिमेंट कहते हैं, वुड बोले तो एयर एलिमेंट होता है। तो ये हो गया एयर एलिमेंट, फिर ये है वाटर एलिमेंट ब्लू वाला, व्हाइट वाला स्पेस एलिमेंट, येलो इज अर्थ एलिमेंट एंड रेड इज फायर एलिमेंट, ठीक है? अभी किसी भी एलिमेंट से तीसरा एलिमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज एनिमी। किसी भी एलिमेंट से तीसरा एलिमेंट इज एनिमी। अब मुझे बताइए कि जो ब्लू एलिमेंट हम लोगों का जो ब्लू था, ब्लू से तीसरा क्लॉकवाइज कौन होगा? ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। सो फायर एंड वाटर दे आर एनिमी। फायर एंड वाटर ये जल तत्व है और ये अग्नि तत्व है। ये तो आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनिमी है और वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनिमी, ठीक है? ग्रीन से अर्थ, एयर एंड अर्थ, दे फ्रॉम एयर पर्सपेक्टिव अर्थ इज enemy. Okay, from fire perspective, water is enemy. Sorry, from earth perspective, air is enemy. अब तीसरा लेते हैं, फायर किसके लिए एनिमी होगा? वहां से एक स्कीप करना है हम लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फायर से अर्थ हम छोड़ देंगे और स्पेस इज एनिमी। अर्थ एनिमी टू वाटर एंड स्पेस एनिमी टू एयर। ये इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो ये देखिए, फायर जो एलिमेंट है यहाँ से सीधा मेटल ले लिया है, अर्थ एलिमेंट छोड़ दिया है। तो ये डायरेक्शन, ये देखिए, ये यहाँ से आपको पता चलेगा वाटर इज हिटिंग टू फायर, ये एनिमी है एक दूसरे की, ठीक है? वैसे फायर जो है वो मेटल का एनिमी है, अर्थ जो है वो वाटर का है। तो अर्थ विल बी इम्पैक्टिंग वाटर, वाटर इज इम्पैक्टिंग फायर बट अर्थ विल इम्पैक्ट वाटर। इसका यूज क्या करेंगे? ये ये डिस्ट्रक्टिव जो साइकिल है, यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रक्शन का साइकिल दे दिया। इसका मतलब क्या होता है? बहुत आसान। अगर किसी के घर में साउथ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में वाटर टैंक, कुआं, पानी का टब ब्लू कलर रखा हुआ है, तो इन 3 डायरेक्शंस में प्रॉब्लम हो जाएगी, कलर से इम्बैलेंस आ जाएगा। मैं फिर से दोहराता हूँ,
वाटर किस किस चीज में रिप्रेजेंट होता है? वाटर होता है टैंक में, वाटर टैप में, या पूल बना हो, या फ्लोइंग वाटर हो, किसी भी प्रकार का फ्लोइंग वाटर हो जो कंटिन्यूअस चलता हो। तो इन तीन डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर फायर को डिस्टेबलाइज करता है, इंस्टेबल करता है, तो ये डायरेक्शन इंस्टेबल हो गई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अब अगर कोई यहाँ पर जो दीवार उसके घर की आ रही है, अब यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग साउथ ऑफ साउथ ईस्ट देख लेते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो थोड़ा-सा लाइट कलर में है, लेकिन ये साउथ आ रहा है, तो ये साउथ ऑफ साउथ ईस्ट होगा, ये साउथ ईस्ट है और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ही आएगा। तो साउथ ईस्ट गिफ्ट है और ये पूरा जो पोर्शन है ये साउथ की तरफ आ रहा है। किसी ने अपने घर में दीवारों के ऊपर ये पूरे पोर्शन में अगर ब्लू कलर लगा के रखा हुआ है तो क्या होगा? तो वाटर एलिमेंट को आपने फायर एलिमेंट में डाल दिया। तो उसके घर में डेफिनिटली परेशानी होगी। परेशानी किस एरिया में होगी? उसके फ रिलैक्सेशन और फेम में प्रॉब्लम आ जाएगा, उसके पावर और कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आ जाएगा, उसके फायर और कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसी प्रकार से हमको सारे प्रॉब्लम्स देख यहाँ पर कोई क्वेश्चन किसी ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये अभी मैंने बताया एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जल तत्व है, वाटर एलिमेंट हो गया, या फिर जल तत्व का जो कलर दिया हुआ है वो ब्लू दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जल तत्व के लिए ब्लू कलर इन डायरेक्शंस को देख रखा है। ठीक है? अभी देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके वो कहता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ। मेरे घर में ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम सभी व्यक्तियों को है या कम से कम 1 या 2 व्यक्ति को है। तो सीधा उससे पूछिए आप कि भाई कहीं आपने रेड कलर इस डायरेक्शन में तो देकर नहीं रखा हुआ है? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, ये साइड जो है आपके घर का, इसमें कलर कहीं आपने रेड तो नहीं देके रखा है? यहाँ पे तो कहीं आपने तंदूर नहीं लगा दिया घर में? या आपके घर का किचन इस डायरेक्शन में तो नहीं आ रहा है? क्योंकि किचन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फायर, यानी फायर किसी भी तरीके से उस घर में, उस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है। अब कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई मेरे पास पैसा भी नहीं है और मेरे पास अपॉर्च्युनिटी भी नहीं है। तो जब अपॉर्च्युनिटी नहीं आती तो उसको पूछिए कि कहीं येलो कलर उसने इस डायरेक्शन में तो नहीं दे रखा है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इसमें मनी एंड अपॉर्च्युनिटी आती है यहाँ पर। तो इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली कोई येलो कलर, या अभी येलो मीन्स अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी वहां पे हो रही हो, या फिर कोई मटेरियल हो या कोई मेटल हो, तो वो अगर वहां पर है तो वो डेफिनेटली उसको इम्बैलेंस कर देगा, चाहे वो उस पर्टिकुलर 22.5 डिग्रीज के अंदर हो, या यहाँ पर पूरी जल तत्व की दिशाएं दे रखी है, वहां पर कहीं भी होगा तो उस एरिया को वो इम्पैक्ट कर, ये हमने देखा कि कोई एलिमेंट या वो कलर, कलर तो आपको इसी चार्ट से मिल जाएगा। तो ये कलर वहाँ आ जाए या वो एलिमेंट वहाँ आ जाए, तो ये एलिमेंट तो आप लोगों को गूगल पे भी मिल जाएगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो एलिमेंट आ जाए या फिर वो कलर आ जाए, तो वो दोनों केस में वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर उसका प्रभाव रहेगा, और उस एक्टिविटी को आप देखोगे कि डिटेरिएट होना शुरू हो गई, या उस व्यक्ति के जीवन में वो प्रॉब्लम आना शुरू। अगर आपको कोई कहता है कि मुझे बैंक का सपोर्ट नहीं मिलता, या मुझे मेरे मेरे जीवन में कभी मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिला हुआ है, तो आप सीधा बैंकिंग और सपोर्ट एरिया में आ जाइए और देखिए कि कहीं लाल कलर की कोई चीज, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो फायर एलिमेंट से रिलेटेड हो, कहीं वो इस एरिया में तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपने वो प्रॉब्लम पकड़ लिया, वो वहां से शिफ्ट कराइए वापस अपनी जगह पे, जिस एरिया में हो वो होनी चाहिए। अगर वो आप शिफ्ट करा देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
कोई क्वेश्चन हो तो? आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते नमस्कार सर। हैं। नमस्कार। सर इसमें सिर्फ कवर्ड एरिया ही लेना है या घर जैसे के अंदर का, घर के अंदर। कई बार ओपन स्पेस भी होता है, जैसे थोड़ा लॉन बना होता है या गार्डनिंग का एरिया बना होता है? नहीं, देखिए जब हम वास्तु की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टेड एरिया, ओके ओके सर। तो ओपन एरिया जो है वहाँ पे तो कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं। ठीक है सर। और लॉन होगा तो फिर ग्रीनरी होगी, तो फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि भाई एयर एलिमेंट वहाँ आ गया। जो भी हाँ जी, कंस्ट्रक्ट, देखिए सेंटर निकालने के लिए हमने क्या किया था, सेंटर निकालने के लिए हम लोगों का जो कंस्ट्रक्टेड एरिया था वहां से हम डायगोनली लाइन खींच के हमने ब्रह्मस्थान निकाला था। तो जी। उसमें हम लोगों ने फिर उनका अगर सेपरेट से पार्किंग हो या आप जैसे कह रहे हैं कि लॉन हो, तो हमको हम्म, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो घर के बाहर की चीज। ठीक है सर, थैंक यू। वास्तु, हाँ, वास्तु, वास्तु देवता हमेशा घर के अंदर होता है, घर के बाहर नहीं। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और कोई सवाल? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जीवन में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को इन 16 डायरेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। व्यक्ति आपके पास जो प्रश्न लेके आएगा उस एरिया को आपको देखना है, वहां पे देखना है कि वो कहीं कलर तो नहीं आ गया या वो एक्टिविटी तो नहीं आ गई, यानी वो तत्व तो नहीं आ गया। अगर वो तत्व आ गया या वो कलर आ गया तो वहां पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये इसका फंडामेंटल्स है महावास्तु। ठीक है, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और यही मैं डिपिक्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला तो ये है कि प्रोसीजर में हमेशा फ्लोर प्लान लेना चाहिए। हमारे पास फ्लोर प्लान रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास फ्लोर प्लान रहना ज़रूरी है। और फ्लोर प्लान के बाद हम देखेंगे कि उसका एंट्रेंस कहाँ पे आता है। कुछ एंट्रेंस है जो कहे गए हैं कि सबसे बेस्ट है, बचे हुए एंट्रेंस को ट्रीट करना होता है। ये पहला स्टेप होता है। फिर मैंने जैसा कहा कि मार्क कट एंड एक्सटेंशन टू द हाउस। कट और एक्सटेंशन में 30-70 का रूल लगता है। तो उसके लिए ग्रेडिंग बनाई जाती है। ग्रेडिंग बोले तो कुछ नहीं होता, एक ग्राफिक, हम लोगों के जो ग्राफ पेपर्स होते हैं ना, जो हम लोग स्कूल में यूज करते हैं, तो ग्राफ पेपर पे स्केल अप या स्केल डाउन करके हम लोग पूरा के पूरा फ्लोर प्लान उतार लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई कौन सा एरिया बड़ा हुआ है और कौन सा एरिया छोटा है। अभी आप लोगों के एक्सपीरियंस से मैं बता दूं कि मुझे एक बात बताइए, ये सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसमें जो नॉर्थ वेस्ट है और साउथ ईस्ट है, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी हो गई। तो ये जब हम लोग चार्ट बनाएंगे तो वो चार्ट में पता चल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन हुए। तो वैसे आंखों से भी दिख जाती है, चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चार्ट बनाएंगे तो वो काफी प्रोफेशनल भी लगता है और टेक्निकली उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटीज या चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो डायरेक्शन छोटी है उनको हम वीक ज़ोन्स कहते हैं, या जहाँ पर भी कट्स और एक्सटेंशन है उनको वीक ज़ोन कहते हैं। जहाँ पे कट एक्सटेंशन नहीं है और जहाँ पर एरिया लंबा है एनर्जी चार्ट में, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग ज़ोन्स कहते हैं। तो हमको ट्रीट किसे करना है? ट्रीट करना है वीक ज़ोन्स को। बस उसकी लिस्ट बना लीजिए। उस वीक ज़ोन में फिर देखिए कि कोई एलिमेंट या एक्टिविटी एंटी नहीं होनी चाहिए और उनको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करेंगे तो हम वहाँ से उनको शिफ्ट करा देंगे। और वो होने के बाद हम लोग फिर से कुछ दिनों के बाद चेक करेंगे कि भाई घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें मूविंग जो एक्टिविटी जो करते हैं या जो ट्रीटमेंट्स होती है वो अलग-अलग प्रकार की है, लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो कलर का ट्रीटमेंट होता है और एक्टिविटी का होता है, जो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और इस तरीके से आप ज़ोन्स को बूस्ट कर दीजिए जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और लाइफ में से वो प्रॉब्लम निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई इसके ऊपर सवाल है तो पूछिए, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शंस, ये जो नाम आ रहे थे सारे देवताओं के, इनकी ट्रीटमेंट कैसी की जाती है लोअर लेवल पे जाके, ये हम लोगों का नेक्स्ट सेशन होगा। बिकॉज़ इट विल टेक अनदर 45 मिनट्स और 1 आवर फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट। ये मैं नेक्स्ट टाइम लूँगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई अगर क्वेरी है तो मुझे आप पूछ सकते हैं।
आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अनम्यूट का परमिशन सबको दे रखा सर कुछ नोट्स मिलने का कुछ ऑप्शन है क्या सर? है। नोट्स बोले तो समझा नहीं। लाइक रिटर्न आई मीन मटेरियल कहाँ भी मिलेगा, लाइक टू गेट नहीं, इसका मतलब। मटेरियल नहीं मिलता है। एक्चुअली परेशानी यही है कि विश्वकर्मा जी का एक वास्तु के ऊपर बुक्स आपको कुछ मिल जाएगी, बट दे हैवंट एक्सप्लेन दिस प्रोसीजर इन दैट। अभी ओके प्रॉब्लम ये है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ कोर्स। लाइक इफ यू गो टू एनीवन, they will either take few things or maybe all things and then explain the sequence of validating a vastu. ओके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में कोई बताता है। ये तो मेरे अपने कोर्स से मैंने एक स्नैपशॉट लेके आप लोगों को दे दिया, जस्ट टू हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि वास्तु होता कैसा है सिक्वेंशियली अगर करने जाए। ओके, या थैंक यू, सर मैंने भी थैंक यू ज्वाइन, सर। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है वो भी एंड में, और बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज करके आपने जो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है ना, बहुत इजीली ग्रैब हो रही है चीजें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक एक्चुअली ये इसीलिए मैंने आप अगर इस एरो को अगर फॉलो करना शुरू करें ना, तो ये जी सारी स्टेप्स है। किसी भी वास्तु को अगर हम लोगों को ट्रीट करना है तो जी डेफिनेटली 3 चीजें हैं। एंटी कलर हो सकता है, एंटी एलिमेंट हो सकता है, या एंटी एक्टिविटी हो सकता है। ठीक है? एग्जैक्ट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स। एक्चुअली वो तो काफी लंबा कोर्स होता है जिसमें 30 घंटे 40 घंटे का कोर्स होगा, लेकिन अभी अगर उसको मुझे एक्सप्लेन करना है तो इसलिए मैंने उसको डिपिक्ट कर दिया कि एटलीस्ट आप लोगों को पता चले। अनफॉर्चुनेटली आपको ये चीज मुझे नहीं लगता कोई किताब में मिलेगी, क्योंकि ये तो मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफिकेशन मेथड एक मैं यूज करता हूँ कि मैं हमेशा कोई भी चीज को डिपिक्ट कर देता हूँ। तो वो डिपिक्शन मैंने यहाँ डाल के रखा हो। देखा है फर्स्ट टाइम, और मैंने बिल्कुल अभी एंड में ज्वाइन किया है सर, और बहुत ही औसम तरीका था आपका एक्सप्लेन करने का। थैंक यू। मैं क्योंकि और इसीलिए मैंने इसको थोड़ा पिक्टोरियली रखने की मुझे जरूरत लगी थी कि अगर इसको पिक्टोरियली बना जाए तो फिर लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वास्तु में। जैसा आप एग्जैक्ट। देखें कि फ्लोर प्लान लेने के बाद हमने पहले एंट्रेंस कर दिया, तो एंट्रेंस का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। इसका इसका बचे हुए स्टेप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पहले एंट्रेंस को ट्रीट करना ही करना पड़ता है। उसके बाद में आप मार्क और कट्स देखिए, यानी कट्स एंड एक्सटेंशन देखिए, ग्रिड्स बनाइए, एनर्जी लेवल चार्ट बनाइए, उससे वीक जोन निकल जाएगा। जैसा वीक जोन निकल गया फिर उसको ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। तो दीज आर द मेथड्स विथ व्हिच वी कैन एक्चुअली ट्रीट द वीक जोन्स। तो सर मैंने अभी अभी मुझे पता चला सडनली, सर ये आपका फर्स्ट टाइम ये सेशन आया है या इससे पहले भी कभी आया था सर? ये तो अभी बिकॉज नहीं आया हुआ है, ये तो वास्तु की सीरीज चल रही है अभी उसमें, और इसमें ये वास्तु की सीरीज में थर्ड सेशन है। पहले मैंने पाराशरी वास्तु लिया, फिर बाद में मैंने केपी वास्तु लिया, और अभी ये कर्मा वास्तु ले रहा हूँ, और बाद में 45 देवतास लूंगा। इसके बाद मैं पिरामिड लूंगा, पिरामिड के बाद लाल किताब वास्तु लूंगा। सर आपके ये कुछ कहीं से मिल सकते हैं, आपने कहीं अपलोड कर रखे हैं सर? बिकॉज मुझे बहुत भी। हाँ, यूट्यूब पे मेरे ये सारे वीडियोस अपलोड हो जाते हैं। आप ओके, कर्मफलम नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। श्योर श्योर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। संगीता जी, आपको मैंने पहले भी लिंक दिया था, शायद आपने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए आज आप लेट ज्वाइन कर पाए हैं। एग्जैक्टली ललित जी, थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सो आप मच। ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। श्योर श्योर, बहुत आप औसम। आप हाँ, तो आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर। मैंने थैंक कर यू रखा है, सर। इनको दे दिया मैंने लिंक। आपने दे दिया? ओके। हाँ जी। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। तो ये एक्चुअली वास्तु का तरीका होता है। दिस इज वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अ वास्तु। द सेकंड वे इज टू गो ड्रिल डाउन टू द लोएस्ट लेवल पॉसिबल। क्योंकि देखिए अभी हम लोग आज हमने क्या किया, आज हमने आज हमने ये देखा कि ये जो पूरा 22 डिग्री है, अगर हम लोग मैं अभी यहाँ पे निकाल दूं तो बेटर होगा, आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट था, जी और सेंटर पॉइंट से मैंने ये पूरा नॉर्थ निकाला। ठीक है, ये 22.5 डिग्रीज का आर्क बनता है। ठीक है, तो ये पूरे एरिया में जो प्रॉब्लम है वो हमने ढूंढने की कोशिश करी। तो ये मोस्टली जो चल रहा है ये तो मनी और अपॉर्चुनिटी के ऊपर चल रहा है। लेकिन इसके बीच में, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर में आपको मिलेंगे 3 देवता। एक है भल्लाट, फिर है सोमा और भूधर।
ठीक है, भूधर का भी पोर्शन आ रहा है। अब ये देवता अपने आप में कुछ काम करते हैं, ठीक है? ये हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा 45 देवतास में कि ये अपने आप में क्या काम करते हैं। ये लिस्ट तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप सीधा बोल दीजिए 45 देवता एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको ट्रीट कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूँ। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है? तो इसलिए मैंने उसको अलग रखा था क्योंकि उसी को अपने आप में 45 मिनट्स लग जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सेशंस कब से स्टार्ट होगी? एस्ट्रोलॉजी मैं समझा नहीं शानिया जी, एस्ट्रोलॉजी से आपका क्या मतलब है? अच्छा, ये वास्तु छोड़ के जो एस्ट्रोलॉजी, तो ये वास्तु खत्म होगी तो एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाएगी। आपको वास्तु में इंटरेस्ट नहीं है? आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं, टाइप करेंगे तो शायद टाइम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे वास्तव में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, मुझे एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, ओके। तो एक्चुअली क्या है कि अभी 45 देवता और पिरामिड और लाल किताब इसकी 2 सेशंस होगी और उसके बाद फिर यस वास्तु के सर। टॉपिक्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके क्योंकि सर, मैं थैंक चाहता यू। था कि ये पूरा सीक्वेंस एक बार कंप्लीट हो जाए, मैं बीच-बीच में हौच-पौच नहीं लेना चाहता, क्योंकि जी सब जी पूरा जी। कंपैरिजन लोगों को पता चल जाए एटलीस्ट। तो आप अटेंड कर लीजिए, आपको मजा आएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए तो ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। सर इसके कलर जैसे आपने बताया कलर है, एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वहां भी वो चीज काम करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी। एक तो एलिमेंट बोले तो क्या हुआ, वाटर इज़ एन एलिमेंट, यस सर। ठीक है? फायर है तो फायर एलिमेंट हो गया, एयर है तो ग्रीन कलर या वुड एलिमेंट हो गया, वुडन एलिमेंट हो गया। जी। स्पेस है तो व्हाइट कलर रहना चाहिए या व्हाइट कलर से रिलेटेड कोई एलिमेंट रहना चाहिए, ठीक है? तो वो आइदर कलर हो या एलिमेंट हो, वो दोनों आपको वहां पर मिलनी चाहिए। मिल ही जाती है एक्चुअली। लेकिन ये कैसा, ये जेनरिक तरीका है। सबसे पहला मेरा जो सेशन था वो कुंडली पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो सबसे पहले हम जाएंगे और जेनरिक से देखेंगे कि क्या है। अभी जैसा यहाँ पर चल रहा था कि भाई ये जो किचन वाला एलिमेंट है ये साउथ ईस्ट बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है? ये कर्मा वास्तु में 16 डायरेक्शन वाली जो वास्तु होती है इसमें साउथ ईस्ट या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट या साउथ इनमें ही किचन रखना चाहिए, ऐसा सब लोगों का कहना है। लेकिन कुंडली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर साउथ वाली किसी भी डायरेक्शन में अग्नि तत्व किसी व्यक्ति को सूट नहीं कर रहा है, जो कि हम लोगों का पहला सेशन था, तो हम लोग किचन यहाँ पे रख नहीं पाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों को कर्मा वास्तु 16 डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है और उसके बाद में घर में रहने वाले इंडिविजुअल व्यक्ति की कुंडली भी चेक करनी पड़ेगी कि भाई क्या वो एक्टिविटी या वो कलर वहाँ पे सूट करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए मैंने जब स्टार्ट किया था ये सेशन तो मैंने पहले कुंडली पॉइंट ऑफ व्यू से किया। जी जी सर, वही इसीलिए मैं पूछ रहा था, करेक्ट। क्योंकि अगर सूट नहीं करेगा तो फिर हमने जो पहले स्टार्ट किया था पहले सेशन में। एग्जैक्टली। और दिक्कत यही है कि अभी मार्केट में जितने भी क्लासेस चलती है इसमें ये लोग सीधा बता देते हैं कि भाई ये साइड में ये करो, वो साइड में वो कर लो। कुंडली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बताता नहीं है और फिर जी बंदा 3 महीने बाद परेशान होता है, फिर वो किसी और एस्ट्रोलॉजर या वास्तु एक्सपर्ट के पास जाने की कोशिश करता है। कुंडली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं करता, बहुत रेयरली कोई करता है। वो है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी के पास। राइट सर। और वास्तु ये अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है? ठीक तो है ये सर, मैं थैंक अपलोड कर दूंगा और आप लोग चाहिए तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप नेक्स्ट टाइम मुझे पूछ सकते हैं।